इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें गुजरात के भरूच से, जहां पर जीआईडीसी के IUPEL नाम की कंपनी में धमाका हुआ है। धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस धमाके में 25 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए और लोग डर कर अपने घरों से बाहर भागने लगे। सभी मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कंपनी में धमाके के बाद आग लग गई। भरूच की तस्वीरें हम आपको देखी। धमाका काफी जबरदस्त था, जिसमें कई मजदूर घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धमाके के बाद कंपनी में भीषण आग भी लगी और 25 मजदूर इसमें घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आप देखिए कि धमाका कितना तेज था कि आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए। लोग काफी ज्यादा डर गए थे इस धमाके के बाद। क्या कारण रहे ये जांच का विषय है, लेकिन अभी वहां पर मजदूरों का इलाज चल रहा है और यही प्राथमिकता है कि मजदूरों को सही से इलाज मिल पाए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के भरूच से, जहां पर जीआईडीसी के IUPEL नाम की कंपनी में धमाका हुआ। धमाके के बाद भीषण आग लगी। धमाके में 25 मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धमाका काफी तेज था, आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए और लोग डरकर अपने घरों से बाहर भागने लगे। सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो गुजरात के भरूच की तस्वीर आप देखिए। और धमाके के बाद कंपनी में आग भी लगी। क्या कारण रहे कि धमाका हुआ? और जिस वक्त कंपनी में धमाका हुआ, कंपनी के अंदर 25 मजदूर काम कर रहे थे, जो कि बुरी तरीके से इसमें जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोग काफी ज्यादा डर गए और जो आसपास घर थे उसके शीशे तक टूट गए। स्पेन के मेलिला से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां बोतलों और राख से लदे एक ट्रक में छिपकर स्पेन में घुसने की कोशिश कर रहे 5 शरणार्थियों को पुलिस ने धर दबोचा। स्पेन के अधिकारियों को मोरक्को की तरफ से जानकारी दी गई कि कुछ शरणार्थी चोरी छिपे उत्तर अफ्रीका से आ रहे हैं, लेकिन वो एक ट्रक में इस तरह छिपे होंगे, इसका अंदाजा शायद पुलिस को भी नहीं था। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में लोग बोतलों के नीचे छिपे नजर आए, जिन्हें पुलिस एक एक कर निकालती नजर आई। पहले एक आदमी को निकाला गया, फिर दूसरे को। एक आदमी पर तो स्पेन पहुंचने की बेताबी इस कदर हावी थी कि वो जहरीली राख के बीच में घुस गया। पुलिस ने जब उसे बाहर निकाला तो वो पूरी तरह राख से सना नजर आया। बाद में पुलिस ने उन सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। टूलकिट केस में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। बीते शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज ही दिशा रवि की 1 दिन की रिमांड भी खत्म हो रही है और उसे कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। सुनवाई के समय दिल्ली पुलिस ने वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि टूलकिट के पीछे बड़ी साजिश दिखती है, जिसका पूरा पर्दाफाश अभी होना बाकी है। इस बीच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सोमवार को निकिता जैकब और शांतनु से पहले अलग अलग पूछताछ की। उसके बाद दोनों को दिशा रवि के सामने बैठाकर भी पूछताछ की। आज फिर निकिता और शांतनु को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है दिशा रवि की और कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हुई है। इससे पहले पूछताछ हुई थी निकिता और शांतनु से और आज भी निकिता शांतनु से अहम पूछताछ होनी है। तो टूलकिट केस में आज अहम सुनवाई होगी। आज सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी है, क्योंकि दिशा की जमानत पर आज फैसला कोर्ट सुनाएगी। आज से दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। सूत्रों की माने तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आधी रात से कोरोना की जांच में 10 गुना इजाफा किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के बाद बताया जा रहा है कि जहां पहले सिर्फ 500 से 700 यात्रियों की कोरोना जांच होती थी, वहीं अब यह आंकड़ा 7000 के पार पहुंच जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ब्रिटेन, यूरोप और खाड़ी देशों से आने वाले सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से कोरोना जांच होगी। इससे पहले सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें कोरोना के बढ़ रहे मामले और रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई। बिहार में एलजेपी को फिर झटका लगा। बिहार में एलजेपी की एमएलसी नूतन सिंह फिर बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्हें पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी में शामिल करवाया। नूतन सिंह बीजेपी नेता और राज्य के पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू की पत्नी हैं। एक जगह रह के हम लोग काम करेंगे, इसीलिए नहीं तो वो हमारा परिवार है, हमारा घर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अमेठी में अपना मकान बनवाने के लिए जमीन खरीदने की कार्रवाई पूरी की।
स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव जीतने पर अमेठी में अपना घर बनाने का वादा किया था ताकि वहां की जनता उनसे मुलाकात करने के लिए परेशान न हो। बहुत ही जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। मध्य प्रदेश के सतना में 2 महीने से लापता एक महिला का शव बरामद किया गया। इस महिला की हत्या का आरोप एक डॉक्टर पर लगा है, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार भी कर लिया। बताया जा रहा है कि मारी गई महिला इसी डॉक्टर के क्लिनिक में काम करती थी। कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव होगी, अपराधी के खिलाफ की जाएगी। दिल्ली सरकार ने मजदूरों को जागरूक करने के लिए बड़ा अभियान चलाने का ऐलान किया। इसके तहत मजदूरों को केजरीवाल सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद इन मजदूरों को दुर्घटना होने पर इलाज समेत कई सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा महिला मजदूरों को गर्भवती होने पर भी सरकारी मदद दी जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये स्कीम्स का फायदा कैसे मिलेगा। राजस्थान में बीजेपी के अंदर कलह बढ़ती जा रही है। राज्य की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के गुट के कुछ विधायकों ने खुद के साथ पक्षपात होने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की। इन विधायकों ने आरोप लगाया कि सदन की कार्रवाई के दौरान उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता। विधानसभा की कार्यवाही में जिस तरह की महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपना पक्ष रखते हुए इसे बेमौसम की बारिश बता दिया। मेरे से बात करते, मेरे को एक पत्र की कॉपी देते तो थोड़ा मैं भी सोचता है यार कि वास्तव में कहाँ कोई भूल चूक हुई है। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पंजगुर में ईरान की सुरक्षा बल की फायरिंग में 10 से ज्यादा बलोच कारोबारियों की मौत हो गई। बताया गया कि ये कारोबारी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहां तैनात ईरानी सुरक्षा बल ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलीबारी होते ही वहां हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जम्मू में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ मार्च निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जम्मू में तो प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। ये कार्यकर्ता पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडरों की बढ़ी कीमतों के मुद्दे पर राजभवन का घेराव करने निकले थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। रोके जाने से भड़के कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए। दोनों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस वालों ने भी इन कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ता ही चला गया। हालात बिगड़ते देख कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों ने थाने को ही घेर लिया। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता थाने के अंदर घुस गए और वहीं बैठकर प्रदर्शन करने लगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस से भी सामने आई। वहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में सरकार का विरोध किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी और पेट्रोल के शतक बनाने के बाद कनॉट प्लेस में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और कांग्रेस के यही तेवर मध्य प्रदेश में भी दिखे, जहां भोपाल में बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस के विधायक साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस केंद्र और प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है और इसी कड़ी में कांग्रेस के कुछ विधायक विधानसभा जाने के लिए साइकिल पर सवार हो गए। साइकिल की सवारी करने वाले इन विधायकों में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी शामिल थे। मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आज से शुरू हो रहा है, लेकिन देखिए कांग्रेस के तमाम विधायक आरिफ मसूद, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी सभी साइकिलों से जा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। 7 साल में नारा बदला है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब क्यों चले मोदी सरकार। बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता भी इन विधायकों के साथ मार्च में शामिल हुए और केंद्र के साथ प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने सरकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें घटाने की मांग की।
और महंगाई के मुद्दे पर बिहार की सियासत भी गर्माती दिखी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तेल के मुद्दे पर विपक्ष ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा। बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया था, जिसे उसने आगे भी जारी रखा। इस बार बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला। वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। तेजस्वी खुद ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेजस्वी यादव आज ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा के लिए निकले हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ट्रैक्टर से विधानसभा में एंट्री नहीं लेने दी, जिसके बाद वो उससे उतरकर गाड़ी में सवार हुए और अंदर चले गए। लेकिन इससे पहले तेजस्वी ने तेल के बढ़े दामों को किसानों की दिक्कत से जोड़ा और नीतीश सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। पेट्रोल डीजल का आसमान छूते जा रहे हैं। सरकार जो है ये जानबूझ करके किसानों पर हमला कर रही है। जिसके बाद बीजेपी ने विपक्ष को नसीहत दी कि वो सदन की मर्यादा बनाए रखे। कम से कम सदन को रंगमंच न समझें, सदन की गरिमा को जरूर बरकरार रखें। आरजेडी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सदन के अंदर भी हंगामा किया। अपना विरोध जताने के लिए इन पार्टियों ने बजट सत्र का वो दिन चुना जिस दिन बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बजट पेश करने वाले थे। जबकि तेल के मामले पर रांची में हो रही बैठक में कांग्रेस भवन के अंदर झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के सामने ही पार्टी के कुछ नेता आपस में भिड़ गए। वहां पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़े दामों के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा हो रही थी, जो कि कुछ ही देर बाद कांग्रेस के नेताओं के बीच हंगामे में बदल गई। वहां किसी बात पर कुछ नेता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे के खेमे में चले गए, तो कुछ मीडिया विभाग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की तरफ से बोलने लगे। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव बैठे रह गए और इन नेताओं को संभालना मुश्किल हो गया। इस हंगामे के बाद रामेश्वर उरांव ने यह कहकर बात को खत्म करने की कोशिश की कि इस मामले को तूल न दिया जाए। आपस में एक हैं, कभी कभी हो जाता है, घर में नहीं होता है क्या? इससे पहले आपस में भिड़े कांग्रेस नेताओं को वहां मौजूद बाकी लोगों ने काफी समझाने के बाद शांत कर दिया। खबर है कि चुनावी राज्य केरल में फिर से कोरोना मरीजों के बढ़ने से चुनाव आयोग चिंतित है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि राज्य में लगातार कोरोना मरीजों के बढ़ने की वजह से आयोग को फिर से चुनाव प्रबंधन पर सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि केरल में आमतौर पर एक चरण में चुनाव करवाया जाता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की अगली बैठक में कोरोना खतरे की वजह से एक से ज्यादा चरणों में चुनाव करवाने पर विचार हो सकता है। चुनाव आयोग के केरल दौरे के समय ज्यादातर राजनीतिक दलों ने एक चरण में ही चुनाव करवाने की मांग की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सुबह चुनाव आयोग की एक अहम बैठक हो सकती है, जिसमें केरल समेत बाकी राज्यों के चुनाव कार्यक्रम पर चर्चा होगी। दिल्ली हिंसा मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जसप्रीत सिंह नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये 26 जनवरी को हुई हिंसा के दौरान लाल किले पर चढ़ा था। जम्मू कश्मीर में बारामूला से बनिहाल तक ट्रेन सेवाएं फिर शुरू हो गईं। पिछले साल मार्च में कोरोना संकट की वजह से ये सेवाएं बंद करनी पड़ी थीं, लेकिन अब इन सेवाओं के फिर शुरू होने पर कई लोगों ने खुशी जताई। ये खुशामदीद है कि आज दोबारा से ट्रेन शुरू होने जा रही है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टूल किट मामले में घिरी दिशा रवि को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब दिशा के साथ निकिता जेकब और शांतनु को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। अफ्रीकी देश रिपब्लिक ऑफ कांगो में नियुक्त इटली के राजदूत लुका अतनाजियो की हत्या कर दी गई। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ के घोटाले के आरोप को लोगों के सामने जोर शोर से उठाने के लिए मेट्रो में अभियान शुरू किया। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पहुंचे और वहां से अलग अलग इलाकों के लिए निकल गए। भारतीय जनता पार्टी 30 लाख लोग जो मेट्रो के अंदर सफर करते हैं, उनके बीच में ये कैंपेन कर रही है कि इस मुख्यमंत्री को जानिए आप। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और बीजेपी के अभियान को नौटंकी बताया। आप जांच करा के जेल में डालिए, मतलब ये इधर उधर नौटंकी करने से क्या फायदा है। महाराष्ट्र के पुणे से रूह कपाकर रख देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां चलते हुए ट्रैफिक के बीच एक सीएनजी बस में अचानक से आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनसे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भीषण थी। उसने चंद मिनटों में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।
कुछ ही देर में बस से काला धुआं उठता दिखाई दिया। इस मंजर को देखकर कुछ पल के लिए वहां से गुजरने वाले लोग वहीं रुक गए। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची, लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता तब तक बस का शायद ही कोई हिस्सा बचा था जो आग की जद में न आया हो। पंजाब के लुधियाना में तेल और गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देश के कुछ इलाकों में पेट्रोल 100 रुपए के करीब तो कुछ इलाकों में 100 रुपए के पार चला गया है। और यही वजह है कि लोक इंसाफ पार्टी की कई कार्यकर्ता इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन में शामिल कुछ कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जताने के लिए घोड़ा गाड़ी पर बाइक और सिलेंडर लेकर चढ़ गए। इन लोगों ने तेल और गैस की कीमतों को कम करने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन में कुछ लोग टीन बजाते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी तेल के बड़े दामों के खिलाफ नारे लिखे बैनर पकड़े थे। अब घर घर में थाली खड़क रही है महंगाई के बीच में, और इन लोगों को पता नहीं लग रहा। लोक इंसाफ पार्टी ने पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम को कम नहीं करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। बंगाल के हुगली की अपनी रैली में प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर जोरदार हमला किया और राज्य में विकास के लिए लोगों से सत्ता परिवर्तन करने की अपील की। उन्होंने वहां कई रेल परियोजनाओं की भी शुरुआत की। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने हुगली में एक रैली की जिसमें लोगों की भीड़ उमड़ आई। पीएम जब अपने हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे तो ऐसा लगा कि हुगली के सारे लोग सड़क पर आ गए हों, क्योंकि जिधर नजर गई वहां लोग ही लोग दिखे। जिस जगह पर प्रधानमंत्री की रैली थी वहां तो लोग अलग अलग अंदाज में उनका स्वागत करने पहुंचे। किसी ने प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाया तो किसी ने बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी की जनसभा के लिए हुगली मैदान में डनलप ग्राउंड जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है और जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उनमें उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री जब मंच पर पहुंचे तो लोगों के प्यार से उन्हें जो खुशी मिली वो उनके चेहरे पर दिखी, जिसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार बंगाल सत्ता परिवर्तन की राह पर है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि ममता राज में बंगाल का विकास थम गया। माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। पीएम की हुगली की रैली में मंच पर उनके साथ पार्टी के बंगाल के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनमें टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी शामिल हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को और तेज करने का प्लान बनाया है। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी 1500 से ज्यादा रैलियां करने की तैयारी में है। खबर है कि इन रैलियों के लिए केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैलियों की ज्यादा मांग हो रही है। और इसी सिलसिले में सुबह कोलकाता में एक बड़ी बैठक भी हो सकती है जिसमें इस रणनीति पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह एक नेता है जिन्हें देश में हर जगह जहां जाएं उन्हें लोग सुनने के लिए बहुत खुश होते हैं और उनसे एक मांग आती है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा रैलीज हो। दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हैदराबाद की एक अदालत ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के एक मामले में एक भी बार पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। राजस्थान सरकार ने कोरोना के मामले फिर से बढ़ने के बाद जोधपुर में 1 महीने के लिए यानी 21 मार्च तक धारा 144 लगा दी। इस दौरान शादी में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर भी रोक रहेगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल ग्रह पर पहुंचे रोवर ने लाल ग्रह की सतह की अनोखी तस्वीरें खींची है, जिसमें रोवर ने पहली बार मंगल ग्रह पर किसी यान के उतरते समय की तस्वीरें ली। यूपी के फिरोजाबाद में एक बुजुर्ग की कुछ लोगों ने डंडों से पिटाई कर दी। आरोप है कि पीड़ित की बहू के भाइयों ने उन पर हमला किया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में डीएमके ने तेल के बढ़े दामों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे, जहां वो गांधीनगर में केंद्रीय यूनिवर्सिटी के 3रे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। यूपी के मेरठ में झूठी शान की खातिर हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 लोगों ने उनकी बहन के साथ लव मैरिज करने वाले आदमी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर एक चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री अचानक प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि तभी एक रेलवे की महिला पुलिसकर्मी ने उसे खींचकर उसकी जान बचा ली।
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात ने भी महाराष्ट्र से लगी सीमा पर दोबारा सख्ती बढ़ा दी और वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति की जांच भी शुरू हो गई। इसके लिए अहमदाबाद नगर निगम ने सीमा पर उन जांच काउंटरों को फिर से खोल दिया जिन्हें कुछ महीने पहले बंद कर दिया गया था, ताकि महाराष्ट्र से आने वाला कोई भी शख्स बिना जांच के राज्य में दाखिल ना हो सके। सामने आई कुछ तस्वीरों में एक तस्वीर में बॉर्डर पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम गाड़ियों को रोक रोक कर लोगों के शरीर का तापमान और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी लेती दिखाई दी। लोगों के साथ ही वहां आने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग की गई और उनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया। फ्रांस में एक दक्षिणपंथी संगठन पर बैन लगाने का फैसला हुआ तो राजधानी पेरिस में कोहराम मच गया। ये संगठन दूसरे देशों से आए लोगों को फ्रांस की संस्कृति के लिए खतरा मानता है और उनके वहां बसने के सख्त खिलाफ है। इसलिए जब फ्रांस की सरकार ने समाज में नफरत फैलाने के आरोप में संगठन पर ताला लगाने की तैयारी शुरू की तो उसके समर्थक आग बबूला हो गए। उन्होंने सरकार के फैसले को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बवाल तब मचा जब इस संगठन के विरोधी भी मैदान में उतर गए और सरकार के समर्थन में कूद पड़े। देखते ही देखते दोनों तरफ के प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। लोगों के हाथ में जो आया उन्होंने उसे ही हथियार बनाकर एक दूसरे पर चलाना शुरू कर दिया। ऐसा दंगा फसाद शुरू हुआ कि बीच सड़क पर गाड़ियों की जगह प्रदर्शनकारियों की भागम भाग होती नजर आई। पुलिस ने लोगों को अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने धरपकड़ शुरू कर दी। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 5,210 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 18 लोगों की इस जानलेवा बीमारी से मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या अब बढ़कर 21,06,094 हो गई है। अब तक 51,806 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में सोमवार को कोरोना के 760 नए मरीज मिले। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसने उद्धव सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। चामुंडावास ने श्रीलंका के सलाहकार बॉलिंग कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चामुंडावास ने सलाहकार बॉलिंग कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें पिछले हफ्ते ही वेस्टइंडीज दौरे से पहले इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के धेमाजी जिले में एक जनसभा की। वहां उन्होंने तेल और गैस से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बननी चाहिए और वो दिशा में हम प्रयास किया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कोरोना वैक्सीन पर चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि जो स्वास्थ्य कर्मी ये टीका नहीं लगवाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहली बात तो हमारी जो फौज है उसको तो हमको पूरा प्रिपेयर होना चाहिए ना, उसको तैयार रखना चाहिए कि वो लड़ाई के लिए तैयार रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों से जवाब मांगा। ये याचिका बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की थी। इसमें उन्होंने नेशनल हेराल्ड के जरिए इन सभी पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से पैसे हासिल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि इससे पहले निचली अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। मुंबई के पास एरोली में 10 साल के बच्चे की खेल खेल में ही जान चली गई। एक दुकान के बाहर रखी एक लोहे की सीढ़ी से ये बच्चा खेल रहा था और वो अचानक लोहे की सीढ़ी को जोर जोर से हिलाने लगा। तभी सीढ़ी सड़क से गुजर रही बिजली की तार से टकरा गई, जिसके बाद सीढ़ी में करंट दौड़ा। अचानक चिंगारियां उड़ती हुई दिखने लगी। पूरी घटना सड़क पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिस वक्त सड़क पर खेल रहा बच्चा सीढ़ी को हिला रहा था, उस वक्त सड़क पर एक आदमी उसे देख भी रहा था, लेकिन सीढ़ी की बिजली के तार से टकराने के बाद पल भर में बच्चा करंट की चपेट में आ गया और किसी को हिलने तक का मौका नहीं मिला। करंट से झुलसने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। पुलिस अब घटना की जांच में जुटी है। अमेरिका में कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले 5 लाख लोगों की याद में राष्ट्रीय ध्वज 26 फरवरी तक आधे झुके रहेंगे। ये आदेश राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक अमेरिकी सरकार की सभी संघीय इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके अलावा उनकी याद में मोमबत्ती जलाकर और घंटे बजाकर भी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। पूरी दुनिया में अभी तक कोरोना वायरस की वजह से 25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में ही हुई हैं। पिछले साल फरवरी में अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई थी और अब ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं।
ब्राजील के रियो डी जेनेरो में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ एक बार फिर लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनके खिलाफ ब्राजील के अलग अलग शहरों में पिछले कुछ महीने में कई बार प्रदर्शन हुए जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार भी उनके विरोधी कारों और मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ रियो डी जेनेरो के सड़कों पर उतरे और शहर के एक इलाके से दूसरे इलाके तक रैली निकाली। वो सभी हाथों में झंडे और पोस्टर थामे हुए थे जिन पर राष्ट्रपति की इस्तीफे की मांग के नारे लिखे थे। इतना ही नहीं, सड़कों से गुजरते वक्त लाउडस्पीकर के जरिए भी वो अपनी मांग का जोर शोर से ऐलान करते दिखेंगे। प्रदर्शन करने वाले लोग उनसे इतने नाराज थे कि उन्होंने उनसे तुरंत पद छोड़ देने की मांग की और ऐसा न होने की सूरत में अपना आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दे डाली। Para Bolsonaro, porque nós somos contra esse regime fascista que se apoderou do Brasil. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आने वाले लोगों का टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। मतलब ये कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हर नागरिक का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही इन जिलों में प्रशासन को कोरोना की रोकथाम के मुद्दे पर बैठक करने के लिए भी कहा गया है। इन जिलों में इंदौर, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा और खरगोन समेत कई जिले शामिल हैं। ये सभी वो जिले हैं जिनकी सीमाएं महाराष्ट्र से लगती हैं। असल में अगले महीने इन जिलों में मेले का आयोजन होना है जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु महाराष्ट्र से ही आते हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम में सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकी नौगाम रेलवे स्टेशन से महज कुछ मीटर की दूरी पर एक बैग में आईडी रखकर घाटी को दहलाने की फिराक में थे, लेकिन उनके इस खतरनाक मंसूबे पर सुरक्षा बल की मुस्तैदी भारी पड़ी और उन्होंने वक्त रहते आतंकियों की साजिश नाकाम कर दी। कार्रवाई के दौरान सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। खतरे को देखते हुए पास के हाईवे पर भी आवाजाही रोक दी गई। फिर बम निरोधक दस्ते ने आईडी में धमाका कर आतंकियों की साजिश का अंत कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से धमाका हुआ और धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। ये आईडी ये जो यहाँ पे रखी गई थी, आईडी पूरी तरह से नष्ट हुआ या नहीं इसकी तसल्ली के लिए कुछ जवान फिर मौके पर गए। जिस जगह पर विस्फोटक को नष्ट किया गया वहां बड़ा गड्ढा बन गया। सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी ने डिटेक्ट किया है और अभी आपके सामने डिफ्यूज किया है। कार्रवाई पूरी होने के बाद हाईवे को खोल दिया गया, जिसके बाद वहां फंसी गाड़ियां आगे बढ़ीं, जिसके बाद वहां मौजूद जवान अपनी आगे की छानबीन में जुट गए। इलाके को घेर कर सुरक्षा बल ने वहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जवानों के साथ खोजी कुत्तों को भी इस काम में लगाया गया। अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में हुए एक बम धमाके में एक आदमी की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। ये धमाका वहां के एक बाजार में हुआ जिसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। बम को एक गाड़ी में छिपाकर रखा गया था। धमाके के बाद उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इसके अलावा बाजार में खड़ी कई दूसरी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और छानबीन में जुट गई। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया। इसके तहत बुधवार से राज्य में स्कूलों में तीसरी से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी स्कूल का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी और माता पिता अपनी मर्जी से बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे। गुजरात के खेड़ा का स्वामी नारायण मंदिर फिर सुर्खियों में है। एक आदमी ने इस मंदिर के एक संत पर उसकी पत्नी को भगाने का आरोप लगाया। महिला के पति ने इस मामले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है। शंका व्यक्त की है कि भड़ताल मंदिर के कोई स्वामी जी हैं जो उनके साथ में वो चली गई है। भारत और मॉरिशस के बीच 6 समझौते हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मॉरिशस दौरे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश है जिसके साथ भारत ने यह समझौता किया है। उन्नाव में 2 लड़कियों की मौत के बाद भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर ने उनके परिवार से मुलाकात की। कुछ दिन पहले वहां दलित समुदाय की 2 लड़कियों के शव संदिग्ध हालात में मिले थे, जबकि एक लड़की अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 2 लोगों को पकड़ा था। बताया गया कि इस आरोपी ने प्यार का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद उन्हें जहर दिया था। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जो है खुली छूट मिल गई है। उमेश यादव को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया। उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद टीम में जगह दी गई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन हटाने का रोड मैप जारी किया है। इस रोड मैप के मुताबिक 4 चरण में लॉकडाउन हटाया जाएगा।
जिसकी शुरुआत 8 मार्च से होगी। इसमें स्कूल खोले जाएंगे। लॉकडाउन हटाने के ये चारों चरण 21 जून तक चलेंगे और हर चरण के बीच 5 हफ्ते का अंतर होगा। साथ ही हर चरण में लॉकडाउन हटाने का काम डेटा पर निर्भर करेगा। बोरिस जॉनसन ने कहा कि खतरा अभी बरकरार है। आने वाले महीनों में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरीजों और मौतों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी वैक्सीन पूरी आबादी को 100% सुरक्षा का भरोसा नहीं दे सकती। बोरिस जॉनसन ने कहा कि लॉकडाउन हटाने की शुरुआत स्कूलों से होगी। ब्रिटेन में सभी स्कूल 8 मार्च से फिर खुलेंगे। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी की भतीजी अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई आज कोयला घोटाले के केस में पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि रुजिरा बनर्जी से ये पूछताछ सुबह 11 बजे उनके घर शांति निकेतन पर ही की जाएगी। सीबीआई को शक है कि कोयला तस्करी के पैसे विदेश भेजे गए हैं। इससे पहले सीबीआई ने कल रुजिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर से कई घंटों तक पूछताछ की। सूत्र बताते हैं कि मेनका गंभीर ने पूछताछ के समय सवालों के सही जवाब नहीं दिए। महाराष्ट्र में कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और मुंबई में पैर पसारते कोरोना वायरस के कारण कभी भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा है ताकि लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए, लेकिन उनकी अपील का कुछ खास असर नहीं दिखा। और कोरोना वायरस से जुड़े निर्देशों का पालन करवाने के लिए बीएमसी के साथ मुंबई पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ी। बीएमसी की बात है, मुंबई पुलिस भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। आप साफ तौर पर देखते हैं जो लोग बिना मास्क के गाड़ी भी चला रहे हैं उनके खिलाफ मुंबई पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। हालात ये हैं कि लोग सख्ती के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं। लोगों के चेहरों पर मास्क चेक करने के लिए सड़कों पर तैनात पुलिस वालों को एक ऐसा शख्स मिला जो सुबह से 2 बार मास्क न लगाने की वजह से चालान कटवा चुका था। चालान कटवाने की नौबत तीसरी बार भी आ गई तो पुलिस वालों से उसने बहस शुरू कर दी। 2 कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी आप मास्क क्यों नहीं लगाते हो? पर सर एक्चुअली गाड़ी का कांच नीचे था। अरे वो गलती हो गया कि वो वापस आप चाहते हो कि फिर से लॉकडाउन लगे? नहीं सर। सड़कों पर ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो मास्क को तो मुसीबत मानते ही हैं, ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों से उलझना भी अपना अधिकार मानते हैं। और यही हाल मुंबई के रेलवे स्टेशनों का है, जहां बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी चालान का चाबुक लेकर खड़े हैं, लेकिन लोगों पर इसका असर नहीं दिख रहा। कुछ ऐसी तस्वीरें दादर स्टेशन से सामने आई, जहां एक आदमी गले में रुमाल लटकाकर बीएमसी के अफसरों के पास पहुंचा। बीएमसी के लोगों ने जब उसे बताया कि मास्क न लगाने की वजह से उसका चालान किया जाएगा तो उसने रुमाल नाक के ऊपर चढ़ा लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि बहस शुरू हो गई। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि उसने रुमाल नाक के नीचे किया था। कुछ ऐसे लोग न्यूज़ 18 के कैमरे पर भी आए जिन्हें मास्क लगाना मुसीबत लगता है, लेकिन वो कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। क्या आप मुख्यमंत्री की बात सुनी है आपने? अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो लॉकडाउन होगा। मास्क क्यों नहीं पहने आपने? सर क्यों बोलना है, मेरे को नहीं बात है बोलने। मुंबई में उन सभी इमारतों को सील करने का काम जोरों पर है जहां कोरोना मरीजों की गिनती 5 या 5 से ज्यादा है। ऐसी इमारतों पर एजेंसियां सख्त हैं, लेकिन मुंबई में शादियों की रौनक पर कोई असर नहीं है। मुंबई के तिलक नगर में हुई एक शादी में बीएमसी की टीम पहुंची। रौनक और चकाचौंध ऐसी कि जैसे कोरोना तो कब का मुंबई को छोड़कर चला गया हो। बिना किसी दूरी का लिहाज किए बेहिसाब भीड़ जमा दिखी। हालांकि बीएमसी के अफसरों के पहुंचते ही लोगों के चेहरों पर मास्क जरूर लग गए। कुछ ऐसी ही रौनक मुंबई के कुछ पब और बार में भी दिखी। अंधेरी इलाके के एक पब में बीएमसी के अफसरों ने छापेमारी की, जहां सारी रात नाच गाना चलता रहा। ये हालात तब हैं जब महाराष्ट्र के कई जिलों में तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है और मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि मुंबई में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। पुणे में स्कूल कॉलेज 28 फरवरी तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। नासिक में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, यानी रात के वक्त लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। जबकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। इनमें अमरावती, अचलपुर, यवतमाल, अकोला और अकोट शामिल हैं। इन जिलों में फिलहाल लॉकडाउन 1 मार्च की सुबह तक के लिए लगाया गया है। तब तक केवल जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। मुंबई में अब तक कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती गिनती को देखते हुए 1355 इमारतें सील की जा चुकी हैं। सरकार ने पूरे राज्य में हर तरह के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है।